हेलो बच्चों, मेरा नाम मानव कुमार मिश्रा है और आज मैं आप लोगों को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करवाने वाला हूं, जो कि चैप्टर 2 के अंदर जिसका नाम है प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोटल मिला के इसके अंदर 14 प्रिंसिपल्स हैं, जो जिसे किसने दिया है, हमें फ्योल ने दिया, हेनरी फ्योल का दिए हुए ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जिसको हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं इस 14 के 14 पॉइंट को एंड में आके एक स्टोरी के थ्रू कनेक्ट कर दूंगा, जिसकी वजह से आपको एक भी पॉइंट जो है वो मिसप्लेस नहीं होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपने पास क्या है, डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क का अंदर क्या होता है कि आपको कोई भी एक जॉब है, कोई भी एक काम कंप्लीट करना है, तो उस काम को क्या करो, छोटे छोटे पार्ट में बांट लो। क्या करो, उस काम को छोटे छोटे पार्ट में बांट लो। जैसे कि सपोज करो कि आपको अपने फ्रेंड को एक बर्थडे पार्टी देनी थी, ठीक है ना। तो अब उस एक ही पर्सन को पूरे के पूरे बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने के बजाय क्या करना चाहिए कि हम सपोज करो म्यूजिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने किसी और को दे दी, ठीक है ना। रिफ्रेशमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने किसी और को दे दी, प्लेस अरेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने किसी और को दे दी, यानी ठीक है। और इनविटेशन भेजने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के पास है, केक की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के पास है। यानी कि आपने क्या किया, पूरे के पूरे बर्थडे को आपने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है ना। स्मॉलर यूनिट्स में हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, और हर एक इंसान को उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया, डिवीजन ऑफ वर्क। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने पूरे के पूरे वर्क को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब याद रखना, इस पूरे के पूरे पॉइंट में हमें इसके पॉइंट्स को याद भी रखना है, और साथ साथ इसके साथ दो बातें और देखनी है कि अगर हम ये प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा, और ना फॉलो करने पे हमें क्या नुकसान होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, तो हमें ना इससे क्या होने वाला है, दो फायदे होने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब जो एक पर्सन एक ही काम को रिपीट में करता है, जब एक पर्सन एक ही काम को रिपीट में करता है तो वो उसके अंदर करते करते वो एक्सपर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलता है, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि सेम काम को वो जब वो नेक्स्ट टाइम करेगा तो कम टाइम लेगा, ठीक है ना, कम रिसोर्स वेस्ट करेगा। ओके, तो पहला फायदा क्या होगा हमें स्पेशलाइजेशन का। दूसरा क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। मैंने क्या बोला कि कम टाइम में वो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर पाएगा, यानी कि उसकी एफिशिएंसी होगी और विथ मिनिमम वेस्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या था, एक स्पेशलाइजेशन का था और दूसरा क्या था, एफिशिएंसी इंक्रीज होने का। ऑब्वियस ही बात है, अगर हमने ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया तो ये जो दो बेनिफिट हमें मिलने वाले थे, ये दो बेनिफिट हमें नहीं मिलेंगे। यानी कि जहाँ पे बोला मैंने इंप्रूव एफिशिएंसी, वहाँ पे क्या बोलेंगे, लैक ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। स्पेशलाइजेशन मैंने बोला था, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, नो स्पेशलाइजेशन। एंड द थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, हो सकता है कि जब आपने काम को प्रॉपर डिवाइड नहीं किया हो तो एक ही काम एक से ज़्यादा पर्सन कर रहा हो, यानी कि क्या हो जाएगा, वर्क डुप्लीकेट हो जाएगा। ओके, समझ आया। तो पहला प्रिंसिपल क्या था हमारा, डिवीजन ऑफ वर्क था। दूसरा क्या था, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। जब मैं अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं याद करूँगा कि अगर हमने किसी पर्सन को कोई जॉब परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसको किसी पर्सन को हमने क्या किया, जॉब परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो अपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए हमें उसे क्या देना पड़ेगा, अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर सपोज करो कि यार मैंने अपने बर्थडे पार्टी के अंदर किसी को केक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई केक तू अरेंज करेगा, तो बेटा उसको क्या करना पड़ेगा, आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी कि वो अपने हिसाब से केक डिसाइड कर पाए, कौन सा डिज़ाइन लेना है, क्या लेना है। अगर सबसे पूछता रहेगा ना तो क्या होगा, वो उसका वर्क डिले होता चला जाएगा। तो याद रखना, जब भी किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए उसके साथ क्या दो, मैचिंग अथॉरिटी देनी चाहिए, ठीक है ना। अथॉरिटी का मतलब डिसीजन मेकिंग पावर की भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तभी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाइमली फुलफिल कर पाएगा। और याद रखना, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा मैच करना चाहिए, साथ साथ चलते हैं, ठीक है। अगर आपने अथॉरिटी ज़्यादा दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दी, तो वो क्या करेगा, इंसान अपने अथॉरिटी का मिसयूज़ कर सकता है, ठीक है। वहीं पे आपने क्या कर दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी मगर अथॉरिटी कम दी, तो क्या होगा कि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी टाइमली कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। आपने क्या दिया था, अपने फ्रेंड को बोला था ना केक लेके आइयो भाई तुम, मगर केक अपनी पसंद का लाने का उसको अथॉरिटी नहीं दी, तो वो क्या करेगा, सबसे पूछता रहेगा, तो इससे क्या होगा, डिले हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या था प्रिंसिपल हमारा सेकंड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर हम बात करते हैं इस प्रिंसिपल के, तो हमें यहाँ पे भी क्या कहते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। मैंने आपको समझाया ना क्या, कि अगर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैच नहीं करे, अथॉरिटी अगर ज़्यादा है तो क्या करेगा, वो अपने अथॉरिटी का मिसयूज़ करेगा, ठीक है ना। और तो मिसयूज़ करेगा। तो इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, ठीक है ना, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैच करती है, तो हमारा क्या होता है कि
अथॉरिटी का मिसयूज़ नहीं होता है, और साथ साथ वो क्या कर पाता है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाइमली फुलफिल कर पाता है। यानी कि अगर 8 बजे तक केक आ जाना चाहिए था तो 8 बजे तक केक वो ऑर्डर कर देगा और आपके पार्टी में अवेलेबल भी हो जाएगा, ठीक है। मगर वहीं पे अगर मान लो ये मैंने क्या किया, ये प्रिंसिपल नहीं फॉलो किया, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया, तो क्या होगा आपका कि वर्क जो है वो डिले होता रहेगा, ठीक है ना। अथॉरिटी का मिसयूज़ हो सकता है, और साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पर्सन के पास एक से ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां आ जाए, यानी वो ओवरबर्डन हो जाए, और जब ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां आ जाती हैं तो हम टाइमली वर्क को क्या कर पाते हैं, फिनिश नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्या पॉइंट था हमारा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सेकेंड पॉइंट है डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। डिसिप्लिन का मतलब क्या करें, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, और हर एक एम्प्लॉय, चाहे वो सुपीरियर हो चाहे वो सबॉर्डिनेट हो, उनको उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं होगा, ठीक है ना, तो क्या होगा कि ना एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में क्योस हो जाएगा, कोई भी ना क्या कहते हैं, टाइमली अपने काम को करना ही नहीं चाहेगा, हमेशा अपने क्या करते हैं, अपनी अथॉरिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्केप करने की कोशिश करेगा। तो याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर डिसिप्लिन का होना क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, तो सबसे पहला फायदा हमें क्या मिलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टमैटिक वर्किंग होगी, एक सिस्टम के थ्रू हम क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। हमने बर्थडे पार्टी अरेंज की थी ना, तो वहाँ पे हमने सब एक प्रॉपर डिसिप्लिन सेट किया था कि भैया इसको क्या करना है, डीजे अरेंज करना है, एक को केक अरेंज करना है, एक को प्लेस बुक करनी है, फ्रेंड्स जिनको हमें इनवाइट करना उनकी इनविटेशन की लिस्ट बनानी, सबको अपने अपने चीज़ें क्लियर हैं, और वो उसी के हिसाब से वर्क करेगा, यानी क्या करेगा, और प्रॉपर डिसिप्लिन होकर काम करेगा, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, एक सिस्टमेटिक वर्किंग हो पाएगी, ठीक है ना। और जब हर किसी को अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होंगी तो वो क्या कर, उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, ठीक है ना। मगर वहीं पे आप अगर ये प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हो तो क्या होगा बेटा कि प्रॉपर ऑर्डर हो, कन्फ्यूज़न रहेगा, केओस हो जाएगा, प्रॉपर ऑर्डर में हम काम कर नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं आएगा किसको केक बुक करना है, किसको डीजे की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, ठीक है ना, किसको इनविटेशन की लिस्ट बनानी थी, ठीक है। तो क्या रहेगा, हमारे पास डिसऑर्डर हो जाएगा, ओके, कन्फ्यूज़न रहेगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या कि अगर प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, सपोज करो कि एम्प्लॉय की हमने ये रूल तय किया कि कोई भी अगर वर्कर है तो 9 बजे के अंदर अंदर फैक्ट्री के अंदर उसे एंटर कर जाना है, मैक्सिमम हम 10 मिनट डिले बर्दाश्त कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं आया तो हम क्या करेंगे, उसका हाफ डे लगा देंगे, ठीक है। ये आपका क्या था, रूल था। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान 9:30 के बजाय 9:30 बजे आ रहा है तब भी आप उसे एंट्री दे रहे हो बिना हाफ डे के, ठीक है ना। तो आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसे प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा, ताकि क्या कर पाओ, एक प्रॉपर डिसिप्लिन इन्वायरमेंट मेंटेन कर पाओ, ठीक है। अदरवाइज वो क्या करेगा, जो 9:30 बजे आ रहा है अगले दिन 10 बजे आएगा, अगले दिन वो 11 बजे आना शुरू करेगा, है कि नहीं। तो हमारे क्या होंगे, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट होने लग जाएंगे, मैन पावर जो है वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं होगा तो जनरली क्या करते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है यार, अगर हमारे पास हमारे ऊपर कोई डंडा नहीं घूम रहा होता ना तो हम क्या करते हैं, काम को डिले करते रहते हैं। आप ही लोग देखो ना, ठीक है, जब तक पता है कि यार मम्मी डांट सकती है, अगर पढ़ने नहीं बैठा तो मम्मी क्या कर सकती है, डांट सकती है, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, पढ़ने बैठ जाते हो, मगर वहीं पे अगर घर वाले आपको डांटते नहीं हैं तो क्या करते हो, चल यार 9 बजे पढ़ लूँगा, चल यार 1 घंटा और पबजी खेल लेता हूँ, 10 बजे पढ़ लूँगा, चल यार एक टीवी सीरीज़ और देख लेते हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स और देख लेते हैं, अगले एपिसोड में ये एपिसोड खत्म करके पढ़ लेंगे। तो आप क्या करते हो, वर्क डिले करते रहते हो, ठीक है ना। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके, ठीक है। हम यहाँ पे 3 प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यूनिटी ऑफ कमांड। क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट, यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब ये कह रहा है यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर कि जो भी सबॉर्डिनेट है, देखो जो बॉस होता है उसे हम सुपीरियर बोलते हैं, और जो उसके नीचे उसके एम्प्लॉय होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सबॉर्डिनेट बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि जितने भी सबॉर्डिनेट हैं उनको जो ऑर्डर मिलेगा ना, एक से ही मिलना चाहिए, एक सबॉर्डिनेट का, ठीक है ना, कोई सबॉर्डिनेट है तो उसका बॉस एक ही होगा, उसे क्लियर कट, सबॉर्डिनेट्स को क्लियर कट पता होना चाहिए कि किससे मुझे ऑर्डर लेना है, ठीक है ना। अगर एक सबॉर्डिनेट को जो ऑर्डर है वो एक से ज़्यादा पर्सन से, ठीक है ना, कमांड जो है एक से ज़्यादा पर्सन से मिल रहा है तो वो क्या, उसे हम यूनिटी ऑफ कमांड नहीं कहेंगे, ठीक है ना। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि इतने से ये सारे के सारे सबॉर्डिनेट हैं, उनको जो ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है, वो किससे मिल रहा है, एक ही सुपीरियर से मिल रहा है। तो ये राइट तरीका है, ऐसा ही होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। मगर वहीं पे आप जब सेकंड पिक्चर में देखोगे तो ये वही सबॉर्डिनेट है, मगर उनको 3-3 लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, उनको 3-3 लोग कमांड कर रहे हैं। तो ये सही चीज़ नहीं है, ये प्रिंसिपल का क्या माना जाएगा, वायलेशन माना जाएगा, ठीक है।
तो याद रखना यूनिटी ऑफ कमांड में क्या कहता है ये कि ऑर्डर सिर्फ एक ही बॉस से मिलेगा। ओके, और साथ साथ ये कह रहा है कि अगर मान लो एक से ज़्यादा बॉस से आपको ऑर्डर मिल रहा है तो क्या होगा, कन्फ्यूजन फैलेगी, ठीक है ना, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। जनरली इसका फ़ायदा ना एम्प्लॉय भी उठाते हैं, सपोज करो कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई दो बॉस थे, ठीक है ना, उसने क्या कहते हैं राम उनका सबॉर्डिनेट है, राम को उसने कोई काम दिया, ठीक है ना, तो जब राम ने पूछा कि भैया तूने ये काम क्यों नहीं किया, तो वो क्या बोलेगा कि यार मुझे ना मिस्टर वाई ने कुछ काम दिया था, मैं उनका काम कर रहा था। अब ये दोनों ही बॉस हैं, तो ये बंदा इसको डांट नहीं पाएगा। जब मिस्टर वाई इसके पास आए, बोले कि भाई मैंने तो जो काम दिया था तूने वो क्यों नहीं किया, तो ये क्या बोलेगा कि मुझे जो मिस्टर एक्स ने बोला था ना, मैं वो काम कर रहा था इसलिए आपका काम नहीं कर पाया। यानी क्या कर गया बेटा जी, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच गया बहानेबाजी करके, ठीक है ना। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो कमांड मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है, कमांड मिल रहा है, वो एक ही बॉस से मिलना चाहिए। यानी कि जो सबॉर्डिनेट्स है, सबॉर्डिनेट ऑब्वियस सी बात एक से ज़्यादा हो सकते हैं, मगर उनका बॉस क्या होगा, एक ही माना जाएगा, ठीक है। अगर ये हम प्रॉपर ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं तो हमें इनसे 3 फायदे मिलते हैं। सबसे बेटा क्या कि यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न नहीं रहता किस सबॉर्डिनेट के माइंड में, ठीक है ना, कि मुझे किसका ऑर्डर मानना है, किसका ऑर्डर नहीं मानना है। दूसरा बात क्या, जो सुपीरियर है उनकी ईगो क्लैश नहीं करते। अरे सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, दोनों तो है मैनेजर, दोनों सेम लेवल पे हैं। अब जब मान लो कि सेल्स मैनेजर ने भी ऑर्डर दिया, परचेज मैनेजर ने भी ऑर्डर दिया, मगर जो मिस्टर वाई सबॉर्डिनेट थे उसने क्या किया, सेल्स मैनेजर की बात मानी पहले और परचेज मैनेजर की बात नहीं मानी, तो अब क्या होगा कि दो परचेज मैनेजर का तो ईगो हट हो जाएगा, यार इसकी बात तो मान ली इसने, मेरी बात तो मानी नहीं, ये तो गलत बात है। तो ईगो क्लैश हो सकता है अगर आप ये क्या कहते हैं प्रॉपर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं करते हो तो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे इसने क्या बताया पॉजिटिव इफेक्ट के अंदर कि नो ईगो क्लैश, ठीक है ना। तो अगर हम ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, ईगो क्लैश होगा, ठीक है ना। यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट में क्या बताया, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी अगर हम फॉलो करेंगे। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो बेटा कन्फ्यूजन का स्टेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब सबॉर्डिनेट को पता है कि मुझे अपने मेरा बॉस कौन है और मुझे उसी का ऑर्डर मानना है, तो वो क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि उसके माइंड में कोई किसी भी टाइप का कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। उसे पता है कि यार मुझे इसने मेरे बॉस मिस्टर एक्स है और मुझे मिस्टर एक्स का ही ऑर्डर मानना है, तो सब क्लियर कट उसका काम करेगा, यानी उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मगर जब यहीं पे हम ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे उसकी एफिशिएंसी कम होगी, ठीक है, और साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के ना प्रॉपर डिसिप्लिन भी मेंटेन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो यूनिटी ऑफ कमांड अगर आप फॉलो नहीं करते हो ना, तो ऊपर वाला जो प्रिंसिपल था, ठीक है ना, कौन सा प्रॉपर डिसिप्लिन वाला, वो प्रिंसिपल भी क्या हो जाता है, वॉयलेट हो जाता है। ओके, यहाँ पे हमारा ये क्या हुआ, यूनिटी ऑफ कमांड क्लियर हुआ, ठीक है। देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया अपना, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। पिछला था यूनिटी ऑफ कमांड, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ओके, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर ये प्रिंसिपल ये कहता है कि मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कॉमन ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो डिपार्टमेंट है, वो एक डिपार्टमेंट के अंदर जो एक ही प्लान काम करेगा। एक डिपार्टमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक वक्त में एक ही प्लान काम करना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा प्लान पे आप काम कर रहे हो तो क्या होगा, आप ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो यानी कि ये एक तरीके से अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो ये क्या कहता है कि एक यूनिट एक प्लान पे काम करेगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय हैं, उनका जो एफर्ट है वो क्या होना चाहिए, कॉमन गोल की तरफ जाना चाहिए। एम्प्लॉयज़ के जो एफर्ट हैं वो क्या होना चाहिए, कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए डाइवर्ट होना चाहिए, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होता है कि सभी के सारे कॉमन गोल्स की तरफ काम करेंगे, तो जितने भी एम्प्लॉय हैं वो क्या उनका क्या होगा, जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं वो क्या करेंगे, वो कॉमन गोल्स को अचीव करने में लगाएंगे। जिसकी वजह से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो क्या कर पाएगा, प्रॉपरली अचीव हो पाएगा, ठीक है। तो अगर जब एक चीज़ और याद रखना, जब हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो करते हैं, ठीक है ना, तो जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ऑटोमेटिकली अचीव हो जाता है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात के अंदर क्या बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक टाइम पे एक ही प्लान पे काम करेगा, एक डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है ना, और उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉय हैं, ठीक है ना, वो कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए अपने सारे के सारे एफर्ट लगाएंगे, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है हम इजीली अचीव कर पाएंगे। सपोज करो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर 3-4 प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है ना, जैसे कि चॉकलेट बना रही है वो, ठीक है ना, वो नूडल्स बना रहे हैं, ठीक है, वो एनर्जी ड्रिंक बना रहे हैं, ठीक है ना। तो जो ये एनर्जी ड्रिंक वाले डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय हैं, इनका सारा का सारा एफर्ट किसकी तरफ होना चाहिए, एनर्जी ड्रिंक
को बनाने, बेचने, ठीक है ना, और उससे रिवेन्यू जनरेट करने का तरफ। सेम तरीके से नूडल्स वाले का सारा एफर्ट नूडल्स को बनाने, बेचने, खरीदने, इससे एक्टिविटी को से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हम क्या कर पाते हैं, फॉलो कर पाते हैं, ठीक है ना, हम क्या कर पाते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें दो फायदे मिलते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हम ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है ना वो इजीली अचीव कर पाते हैं, और साथ साथ जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं उनका जो एफर्ट है वो क्या हो जाता है, यूनिफाइड हो जाता है, एक डायरेक्शन में ही लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट नहीं होते, ठीक है। यानी कि हम प्रॉपर कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं। वहीं पे अगर मैं इस प्रिंसिपल को नहीं फॉलो कर रहा हूँ तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। साथ साथ जो मेरे रिसोर्सेज हैं, जो मेरे मैन हैं, मेरे मटेरियल्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, होते रहेंगे, वेस्ट होते रहेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है ना वो हम टाइमली अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये क्या, कौन सा प्रिंसिपल था हमारा, ये प्रिंसिपल था हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट यहां से क्या बनता है, नेक्स्ट पॉइंट यहां, तो नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, अपना नेक्स्ट पॉइंट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इस प्रिंसिपल के हिसाब से ये कहा जाता है कि क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय हैं अपनी भलाई से पहले, अपनी भलाई से पहले किसकी भलाई देखेंगे, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन की भलाई देखेंगे, ठीक है ना। अगर कोई आप ट्रांजैक्शन कंडक्ट कर रहे हो, सब ठीक है ना, अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कंडक्ट कर रहे हो उसके अंदर आपको भी फायदा है और ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा है, तो पहले ऑर्गेनाइजेशन का फायदा, ऑर्गेनाइजेशन का हित आपको पहले रखना है, देन अपने फायदे के बारे में सोचना है। सपोज करो कि आपको क्या हुआ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है, 10,000 यूनिट्स ऑफ क्या खरीदने की, सपोज करो वीट खरीदने की, ठीक है ना। और आपने क्या किया, आपने बहुत सारे वेंडर्स के कोटेशन मंगवाए, और वहीं पे आपके भाई की भी वीट की दुकान थी, ठीक है ना, आपके भाई की भी वीट की शॉप है। ओके, तो वहाँ पे क्या कह रहा है कि बच्चों की जो आपने वेंडर से क्या बनाया, टेंडर मंगवाया, वहाँ पे जो लोएस्ट प्राइस था वो क्या कह रहा है कि वो 5,000 रुपीज़ कह रहा है, ठीक है, कितना कह रहा है वो लो पर यूनिट, कितना कह रहा है वो 5,000, ठीक है। मगर आपके ब्रदर के शॉप से वही 6,000 का मिल रहा है, तो आपने देखा कि यार अपने भाई की दुकान से खरीदूंगा ना, मुझे 1,000 का फ़ायदा है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, अपने भाई की शॉप से वो प्रोडक्ट खरीद लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, आप यहाँ पे क्या हुआ कि आपको तो 1,000 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ इनडायरेक्टली, ठीक है ना, मगर ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो आप ऐसा नहीं करोगे, हमेशा आप वही काम करोगे, हमेशा आप वही काम करोगे जिससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा ना, तो ऑटोमेटिकली बेटा जी उस एम्प्लॉय को लॉन्ग रन में फ़ायदा पहुँचेगा। मगर वो अपने बारे में ही सोचता रहेगा ना, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा, नुकसान होगा, और लॉन्ग रन में एम्प्लॉय को भी क्या होगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। तो याद रखना, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट में क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट पहले रखना है, बाद में अपना इंटरेस्ट रखना है, ठीक है ना। हाँ, सपोज करो कि वहीं पे आपके भाई के शॉप में भी 10,000 रुपीज़ ही मिल रहा होता, ठीक है ना, तो बाहर से भी आपको 10,000 रुपीज़ ही मिल रहा है, आपके ब्रदर के शॉप से भी 10,000 रुपीज़ का ही मिल रहा है, क्वालिटी सेम है, तो अपने अपने ब्रदर की शॉप से खरीद लो, तब कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन को भी कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ ना इसमें, ठीक है। तो याद रखना, आप हमेशा वो काम करोगे जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचे, वो काम नहीं करोगे जिससे क्या हो, आपका फायदा पहुंचे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या था आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू, और क्या कहते हैं, टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो सबसे पहला जो फ़ायदा होगा वो क्या होगा कि हम ना ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या कर पाएंगे, इजीली अचीव कर पाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम जो है ना अचीव कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन का गोल इजीली, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हो बेटा, टेंडर मंगवा रहे हो, ठीक है ना, और टेंडर के अंदर आपने देखा कि जो सबसे सस्ता था 9,005 रुपीज़ का था, आपने वो यूनिट 9,005 रुपीज़ में खरीदा, तो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल ईजिली अचीव हो पाएगा। और साथ साथ बेटा जी इवन जो क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है और इंडिविजुअल गोल है ना, उसके अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो पाएगा, ठीक है। आप परचेज मैनेजर हो यार, आपने क्या किया, सेम अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल, ठीक है ना, सस्ते दाम पे ऑर्गेनाइजेशन खरीद के दिया, तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, और ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा तो बेटा जी और बोनस के रूप में आपको भी फायदा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बिटवीन, हमारे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो पाता है किसका, इंडिविजुअल गोल्स का और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स का, ठीक है ना। साथ साथ यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हम इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले बात क्या, ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल नहीं अचीव कर पाएगी। दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, इवन एम्प्लॉय को जो ना लॉन्ग रन में नुकसान होगा, जैसे ही पता चलेगा ये कुछ घपलेबाजी कर रहा है या ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टिन्यूसली नुकसान होता रहेगा, तो बेटा जी क्या करेगा वो, या तो ऑर्गेनाइजेशन बंद होगी, ठीक है ना, या फिर क्या करेगा, जैसे एम्प्लॉय के घपलेबाजी का पता चलेगा उसको लात मार देगी कंपनी, ठीक है ना। तो लॉन्ग रन में अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं ना,
तो ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर ये कहता है कि यार जो आपके यहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका जो रेम्यूनरेशन है, उनको जो सैलरी दे रहे हो ना, वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर बोले तो यार उनको जिस टाइप की आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना, उससे मैचिंग आप उसे पेमेंट तो करो ना यार। अपने अपने यहाँ पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रखा हुआ है, ठीक है ना, वो सारा काम कर रहा है। ओके, आप उसको सैलरी कितनी दे रहे हो, 30,000 रुपीज़ दे रहे हो। वहीं पे एक अकाउंटेंट रखा हुआ है, उसको आप सैलरी कितनी दे रहे हो, 25,000 रुपये दे रहे हो, ठीक है ना। ये क्या बात हुई, ठीक है ना। तो यानी कि जब आप अपने यहाँ पे जो आपके पास एम्प्लॉय हैं उनके काम से मैचिंग उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, ठीक है ना, तभी वो क्या रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे। वरना वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को फर्स्ट जॉब कहीं पे और पे मिलेगी ना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लात मार के वो निकल लेगा, ठीक है ना। आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, वो लात मार के निकल लेगा। तो इस वजह से याद रखना, जब भी आप किसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय रख रहे हैं, तो हम देखते हैं कि उससे हम क्या काम करवाने वाले हैं, और ठीक है ना, और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको पे करते हैं, ठीक है। मगर याद रखना यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय प्रॉपर होना चाहिए, तो उसके अंदर डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ के ऊपर भी, ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर भी। वहीं पे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है ना, अकाउंटेंट को हो सकता है 50,000 दी जा रही हो और चार्टर्ड अकाउंटेंट को 1 लाख रुपये दी जा रही हो। वहीं पे मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन देख रहा हूँ तो अकाउंटेंट को 20,000 रुपये मिल रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को 40,000 रुपये मिल रहा है, ठीक है ना। तो भैया ये दोनों तो प्रॉपर हुए नहीं। तो ये क्या मतलब हुआ। तो मैं ये बच्चे इस यहाँ पे ये आप समझाना चाह रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन के साइज़, ऑर्गेनाइजेशन के क्या कहते हैं ट्रांजैक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन के टर्नओवर, इन सभी बेसिस पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, इन सभी बेसिस पे तय होता है कि रेम्यूनरेशन कितनी है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन की एक तरीके से एक्चुअल पेइंग कैपेसिटी पे भी रेम्यूनरेशन डिपेंड करता है। बट अगर याद रखना, रेम्यूनरेशन कोशिश करना कि क्या होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए, तभी आपके यहाँ पे जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, वो सेटिस्फाई रहेंगे और आपके प्रति लॉयल रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो तो सबसे पहला क्या होगा कि एम्प्लॉय जो है ना, वो क्या हो जाते हैं, मोटिवेट होते हैं। अरे यार अच्छे पे मिल रहे हैं। अभी पिछले साल तक मेरी 50,000 की सैलरी थी, मुझे क्या हुआ कि क्या करंट ईयर में हाइक दिया 10% का, 55,000 हो गया। मोटिवेट होगा कि नहीं होगा, उसे लगेगा यार जो मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ ना, वो पे ऑफ हो रहा है मुझे, ठीक है ना। तो वो क्या हो रहा है, वो उस मोटिवेट होगा और आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो क्या रहेगा, डिवोटेड रहेगा, ठीक है ना। डिवोटेड रहेगा और ऐसे छोड़ के जाएगा नहीं। आपका एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो जो है ना, वो भी क्या होगा, डिक्लाइन होगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज। बेटा जी सबसे पहले अगर आप प्रॉपर सैलरी नहीं देते तो आपके यहाँ पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो छोड़ के चले जाया करेंगे, ठीक है ना। कुछ टाइम काम करेंगे, जैसे अच्छी जॉब मिलेगी आपको छोड़ के निकल लेंगे। तो इसका सबसे पहले नुकसान क्या होगा बेटा जी, कि आपके जो टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो, यानी एम्प्लॉय के छोड़ने की जो स्पीड है वो ज़्यादा रहेगी। साथ साथ क्या होंगे, एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई रहेंगे, डीमोटिवेटेड रहेंगे, ठीक है। ये क्या था आपका रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। और दूसरा क्या था, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्या था यहाँ पे, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अगर मैं सेंट्रलाइजेशन की बात करूँ ना, तो यहाँ पे जितनी भी पावर हैं, यानी कि अथॉरिटी है, वो हमेशा हायर एक ही पर्सन के पास रहती है। एक ही पर्सन के पास सारी की सारी पावर होती है और अपने पावर को वो अपने सबॉर्डिनेट में बांटता नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जब एक जो सुपीरियर है अपने पावर को, अपनी अथॉरिटी को अपने क्या कहते हैं सबॉर्डिनेट के में को पास ऑन कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे उसे क्या कहते हैं हम, डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, अब एक चीज़ समझना कि ना, जैसे कि मैंने बात करूँ कि टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल मैनेजमेंट है। जब सारी की सारी पावर मान लो कि टॉप मैनेजमेंट अपने पास रख के बैठी हुई और मिडिल लेवल लोअर लेवल को कोई पावर नहीं दे रखी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रलाइजेशन। मगर जब वहीं पे टॉप मैनेजमेंट ने कुछ बस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर है, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं, वो अपने पास रखे और जो रेगुलर नेचर का काम था वो क्या कर दिया, अपने सबॉर्डिनेट को पास ऑन कर दिया, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए कि ना, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना के ऑर्गेनाइजेशन का करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप क्या कर रहे हो, सेंट्रलाइजेशन फॉलो कर रहे हो, तो ठीक है ना, प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो कर रहे हो, तो आपको सेंट्रलाइजेशन का भी फायदा होगा, डिसेंट्रलाइजेशन का भी फायदा होगा, जिसके बारे में सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन एक अलग टॉपिक है। आने वाले चैप्टर्स में हम उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहली बात क्या है कि अगर आपने अपनी अथॉरिटी नीचे वालों को दे रखी है तो क्विक डिसीजन मेकिंग हो पाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, क्विक डिसीजन मेकिंग हो पाएगा। साथ साथ क्या हो पाएगा, आपके जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे आप उसे क्या करोगे, और अच्छे से ग्रैब कर पाओगे। जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपना सारा का सारा जो ध्यान है, टाइम है, वो क्या कर पाएंगे, ओनली जो मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजन उसके ऊपर लगा पाएंगे, ठीक है ना। अगर वहीं पे आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो बेटा जी क्या होगा कि अगर आप कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन में हो तो
क्या होगा कि आपके जो डिसीजन है वो डिले होते चले जाएंगे। वहीं पे अगर आप कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो कर रहे हो तो क्या करेंगे, जो आपके सबऑर्डिनेट हैं वो अपनी अथॉरिटी का वो मिस यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, अपना सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन भी डन हो गया। ऑर्डर की बात कर रहा हूँ मैं, ऑर्डर का मतलब कि देयर शुड बी प्रॉपर ऑर्डर ऑफ मैन, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ मटीरियल। यानी कि बेटा जी अगर आपके पास क्या है, रिसोर्सेज हैं, तो वो रिसोर्स ना प्रॉपर अपने प्लेस पे होना चाहिए। वो रिसोर्स क्या होना चाहिए, प्रॉपर अपने प्लेस पे होना चाहिए। मैं आपके घर का एग्जांपल लेता हूँ, जब अपने घर में आते हो तो आपको पता है यार कि मेरे कपड़े कहाँ पे होंगे, मेरी बुक्स कहाँ पे होंगी, खाना है तो मुझे उसके लिए किचन में मिल जाएगा। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर ऑर्डर। मगर वहीं पे आप देखते हो कि यार कि अगर खाना आप जो खाना है वो आपको ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ है आपके पास, आपकी बुक्स आपकी किचन में पड़ी हुई है, तो क्या कभी टाइमली आप इसे ढूंढ पाओगे क्या? कपड़े क्या कहते हैं आपके कबर्ड में होने के बजाय आपके क्या पड़े, बुक शेल्फ पे पड़े हुए हैं, तो आप कभी भी कोई चीज़ ढूंढ पाओगे क्या? नहीं ना। तो यहाँ पे चाहे मैन हो चाहे मटेरियल हो, उसका क्या होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। प्रॉपर ऑर्डर का मतलब कि प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए। हर एक चीज़ की अपनी एक फिक्स्ड प्लेस होती है और वो क्या होना चाहिए, उसी फिक्स्ड प्लेस पे रहना चाहिए। ठीक है ना। अगर वो अपने फिक्स्ड प्लेस में नहीं है तो क्या होता है, कन्फ्यूज़न बनी रहती है, जो टाइम वेस्ट होता है, रिसोर्स वेस्ट होते चले जाते हैं। ठीक है ना। अगर वहाँ पे क्या है, आप प्रॉपर ऑर्डर क्या कर रहे हो, वो फॉलो कर रहे हो, प्रॉपर ऑर्डर अगर आप क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपको कोई वेस्टेज नहीं होगा, रिसोर्स वेस्टेज नहीं होगा। ठीक है ना। आप सिस्टमेटिक तरीके से स्मूथली काम कर पाओगे। ठीक है। तो ये क्या था, उसके कॉन्सिक्वेंसेज अगर फॉलो कर रहे हो तो, और अगर नहीं फॉलो कर, सॉरी, पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट किसके, ऑर्डर के। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, अपना नेक्स्ट पॉइंट है स्केलर चेन। स्केलर चेन के अंदर क्या होता है कि एक तरीके से ना हमें ना प्रॉपर हायरार्की फॉलो करना होता है। हमें क्या करना होता है, प्रॉपर हायरार्की फॉलो करना होता है। जैसे कि अंदर इस पिक्चर के अंदर देखो आप, तो आपको दिख रहा है कि ए जो है ना सबसे टॉप अथॉरिटी पे है, देन उसके साथ क्या है, बी सी डी ई एफ है, और डिपार्टमेंट बी में एल एम एन ओ पी क्यू है। तो जब भी कोई कम्युनिकेशन होगा ना इसी लाइन में होगा। ठीक है ना। ए को अगर मान लो एफ तक कोई कुछ कम्युनिकेट करना है, कोई ऑर्डर देना है, तो ए डायरेक्टली एफ को ऑर्डर नहीं देगा। ठीक है ना। ना ही एफ जो है डायरेक्टली ऑर्डर रिसीव करेगा ए से। ठीक है ना। ए क्या करेगा, बी को ऑर्डर देगा, बी सी को देगा, सी डी को, ई एफ को देगा। ठीक है। इसी तरीके से मान लो कोई बात कम्युनिकेट करना है एफ को ई तक, तो क्या करेगा, वो अपने इमीडिएट बॉस को हमेशा क्या करता है, वो अपने इमीडिएट बॉस को कम्युनिकेट करता है, साथ साथ अपने इमीडिएट बॉस से ही क्या लेता है, कोई भी ऑर्डर लेता है। तो एफ को अगर कोई भी ऑर्डर मिलेगा तो वो किससे मिलना चाहिए, ई से मिलना चाहिए, ए से नहीं। ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, स्केलर चेन कहते हैं। याद रखना ये सेम प्रिंसिपल हमने कहाँ पे भी पढ़ा था, प्रॉपर उसके अंदर कि यूनिटी ऑफ कमांड में यूनिट। ठीक है ना। ये भी हमने पढ़ा था कि जो इमीडिएट बॉस होते हैं हमें उसी से मिलना चाहिए। ठीक है। इसी को अगर हम प्रॉपर क्या करते हैं, हमें फॉलो कहते हैं। और इसी जो आपको यही जो आपको चेन नज़र आ रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्केलर चेन कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि ये स्केलर चेन में ये बोलता है कि जो भी लाइन ऑफ अथॉरिटी आपने डिसाइड कर रखी है, उस लाइन ऑफ अथॉरिटी को, उस हायरार्की को क्या करना है, मैनेजर्स को फॉलो करना है जब वो कम्युनिकेट कर रहे होंगे एक दूसरे से। साथ साथ याद रखना कि जो बॉस होगा अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को ही कोई ऑर्डर देगा, या जो सबऑर्डिनेट है वो अपने इमीडिएट बॉस से ही क्या लेगा, कोई ऑर्डर लेगा। ठीक है। इसी तरह मगर याद रखना, ये जो आपका स्केलर चेन है, इस चेन को हम ब्रेक कर सकते हैं, इस चेन को हम ब्रेक कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। कोई ऐसी इमरजेंसी आ पड़ी है तो आप इस चेन को ब्रेक करके डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अदरवाइज इसको ब्रेक नहीं करना है। तो बेटा जी अगर हम इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो क्या होगा, प्रॉपर सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है ना। कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा, जो हमने डिसाइड किया है उस तरीके से हर एक पर्सन के पास जिनको वो इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए उनको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा विदाउट एनी गैप। ठीक है। मगर यहीं पे अगर मैं ये प्रिंसिपल को अगर मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ तो क्या होगा, कम्युनिकेशन गैप रहेगा। ठीक है ना। जो डिसीजन है वो क्या होता चला जाएगा, डिले होता चला जाएगा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर तरीके से की क्लैरिटी नहीं आएगी। ठीक है ना। ओवरलैपिंग आने लग जाएगा। ओके। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या कर रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर किसी भी टाइप का उनसे आप कोई भी किसी भी टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। ठीक है ना। ना किसी सेक्स के बेसिस पे, रिलीजन, कम्युनिटी के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, स्टेट के बेसिस पे, या किसी और चीज़ के बेसिस पे किसी भी टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो एम्प्लॉय सेम लेवल पे काम कर रहे हैं तो उनके पास सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, उनको सेम वर्क के लिए आप क्या करोगे,
सेम पे करोगे, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, इक्वालिटी कहते हैं, ठीक है ना। इक्वालिटी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है ना। अगर आप क्या करते हो, इक्वालिटी फॉलो नहीं करते हो ना, तो आपके यहाँ पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो सेटिस्फाई नहीं होंगे और आपके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत छोड़ के चले जाएंगे, ना ही आपके ऑर्गेनाइजेशन इतना ज़्यादा डिवोटेड रहेंगे, ठीक है ना। तो इक्विटी के अगर हम फॉलो करते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, साथ साथ वो क्या रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से क्या रहेंगे, एक तरीके से कनेक्टेड फील करेंगे एक दूसरे को, ठीक है ना। अगर हम ये प्रिंसिपल नहीं फॉलो करते तो एम्प्लॉय का डिससेटिस्फैक्शन होता है, ठीक है। एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ज़्यादा जाएंगे, यानी कि एम्प्लॉय टर्नओवर होगा, और जो कि एक तरीके से क्या करता है, अनहेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करता है अगर हम एम्प्लॉय के अंदर किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो, ठीक है ना। तो ये क्या था, हमारा इक्विटी था। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि आपके यहाँ पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ना, उनको क्या करोगे, प्रॉपर एक प्रॉपर टाइम तक आपने काम करने का मौका दोगे। ये नहीं कि आप उनको क्या कर रहे हो, बहुत फ्रीक्वेंटली यहाँ से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहे हो, दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रहे हो आप। कभी आप उसे दिल्ली ब्रांच में रख रहे हो, कभी आप उसे मुंबई ब्रांच भेज देते हो, ठीक है ना। उसको पता ही नहीं कि आज मैं यहाँ पे हूँ, कल कहाँ पे रहूँगा। तो ये चीज़ नहीं चलना चाहिए, ना ही आप किसी को क्या करोगे, फ्रीक्वेंटली क्या करोगे, उसे टर्मिनेट करोगे, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, ठीक है ना। जो हमारे यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनको, उनका टेन्योर जो है ना वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र और टर्मिनेशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है ना। जब ऑब्वियस सी बात है, जब एक इंसान एक ही जगह पे रह के काम करता है तो उस जगह के वर्क एनवायरनमेंट को समझ पाता है, ठीक है ना, अपने आप को एडजस्ट कर पाता है, और क्या कर पाएगा, इसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से एफिशिएंटली वो काम कर पाएगा। यानी कि जब स्टेबिलिटी और पर्सनल होता है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है ना। साथ साथ क्या करता है वो, जब एफिशिएंट होगा तो कोई मिनिमम रिसोर्सेज को क्या करेगा, वो वेस्ट करेगा, यानी कि नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड मटीरियल्स होगा, ठीक है ना। अगर वो हम क्या कहते हैं बेटा, स्टेबिलिटी प्रिंसिपल को हम फॉलो नहीं करते तो क्या होगा, हमारे जो मैन पावर हैं वो वेस्ट होंगे, ठीक है ना। वो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी गिरेगी, ठीक है ना। एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होगा, बढ़ेगा, ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो कि जितने भी एम्प्लॉय हैं ना वो क्या कर पाएँ, जो आपने उनको काम दिया है, ठीक है ना, उस काम को लिए, या फिर अगर उन्हें लगता है कि यार कोई सी चीज़ को हम बेटर तरीके से कर पाते हैं तो उसको बेटर तरीके से करने के लिए इनिशिएटिव लेंगे, अपनी तरफ से क्या करेंगे, इनकरेज होकर आपको कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है ना, कि हम इस काम को ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। जनरली इस चीज़ के लिए हमें क्या करना होता है, इनिशिएटिव कल्चर को इनकरेज करने के लिए, जब भी आप कोई डिसीजन लो, ठीक है ना, जब भी आप कोई डिसीजन लो तो क्या करो, आप उनको डिसीजन डायरेक्टली ले मत लो, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है उनके अंदर क्या करो, एम्प्लॉय जो है ना उनको पार्टिसिपेट कराओ, उनसे पूछो कि यार हम इस काम को कैसे कैसे कर सकते हैं, या हम इस काम को करना, हमने क्या किया, इस काम को इस पर्टिकुलर तरीके से करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आके दो, ठीक है ना। मान लो कि कोई आपके पास सजेशन लेके आता है, ठीक है ना, और आपको पसंद आती है तो उसे अप्रिशिएट करो, कुछ प्राइज वाइज दे दो, ठीक है ना। अगर मान लो अगर सजेशन पसंद नहीं आता तो उन्हें बोलो कि हाँ ये अच्छा लगा, ठीक है ना, बट हम इसे और भी बेहतर उम्मीद कर रहे हैं तो आप प्लीज़ वो दो। तो इस तरीके से क्या होता है कि इनिशिएटिव कल्चर क्या होता है, इनकरेज होता है, ठीक है ना। तो एक इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप मान लो कि आपके पास आपके एम्प्लॉय हैं और उनको डिसीजन मेकिंग में, ठीक है ना, या उनके सजेशन को आप क्या कर रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो ना, तो उनको ऐसा लगेगा कि यार हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन में मेरी क्या कहते हैं, मेरी ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि अपने आप को क्या करेगा, बिलोंगिंगनेस फील करेगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है ना। साथ साथ क्या करेगा, जो एम्प्लॉय है ना वो ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट के साथ साथ अपने क्या करेंगे, उनकी जो पर्सनल कैपेबिलिटी है ना उनके अंदर भी क्या आएगी, इंप्रूवमेंट आएगी, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को बेटर तरीके से अचीव कर पाएगा, ठीक है ना। मगर आप सपोज करो कि ऐसा, अगर मान लो कोई सजेशन लेके आता है एम्प्लॉय और आप उनको इंकरेज नहीं करते हो इस चीज़ के लिए, डिस्करेज करते हो, तो क्या होगा, वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड फील नहीं करेगा, डिमोटिवेट होगा, डिससेटिस्फाई होगा, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो भी बढ़ सकता है, ठीक है, लॉन्ग रन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, स्पिरिट डे कॉर्प्स, ठीक है। तो हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, स्पिरिट डे कॉर्प्स। स्पिरिट डे कॉर्प्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि टीम स्पिरिट को इनकरेज करना, टीम स्पिरिट को क्या करना, इनकरेज करना, कॉपरेशन को क्या करना, इनकरेज करना। सपोज करो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे क्या है कि एक वीक के अंदर, ठीक है ना, 1000
यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है ना, और उसके पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, 100 है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, पूरे जो हमारा टारगेट है उसको हर एक एम्प्लॉय में बांट देगा, यानी एक एम्प्लॉय की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, 10 यूनिट प्रोड्यूस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है ना। तो स्पिरिट डिकॉप्स क्या होता है कि एम्प्लॉय को ना सिर्फ अपने अपने 10 यूनिट पे ही कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए। अगर एक एम्प्लॉय अपना अपने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है तो उसे क्या करना चाहिए, उसके साथ साथ के जो टीम मेंबर्स हैं ना उनको भी हेल्प करना चाहिए उनके टारगेट्स को अचीव करने में। यानी कि इस एक तरीके से मैं क्या बोलूँ कि स्पिरिट डिकॉप्स के अंदर हम आई को वी से रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, आई को वी से रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे हम इनकरेज करते हैं किसी चीज़ को, टीम स्पिरिट को, कि किस तरीके से मिल के काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम समझते हैं इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है ना। एक तो अगर हम इसको फॉलो कर रहे हैं, स्पिरिट डिकॉप्स को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या होगा, टीम स्पिरिट होगी बेटा। दूसरा क्या होगा, हम इंडिविजुअल गोल्स के साथ साथ ना ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स भी क्या कर पाएंगे, ईजिली अचीव कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर हम इसको नहीं फॉलो कर रहे हैं तो वही क्या होगा कि इंडिविजुअल गोल्स तो अचीव हो जाएगा मगर हो सकता है टीम गोल अचीव ना हो, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि नो टीम स्पिरिट, जो आपस में कॉपरेशन की फीलिंग ही नहीं होगी एम्प्लॉय के अंदर, टीम स्पिरिट होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होता है, स्पिरिट डिकॉप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे आके हमने ये 14 पॉइंट्स क्या किए, कवर किए। कौन सा, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ऑर्डर, स्केलर चेन, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव एंड स्पिरिट डिकॉप्स, ठीक है। आओ, मैंने आप लोगों को कहा था कि यार कि लास्ट के अंदर इन 14 पॉइंट को एक स्टोरी के थ्रू मैं क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो मैं वही स्टोरी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, प्लीज़ नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने एक स्टोरी बनाई है, क्या, डीडीए वालों के कमांड और डायरेक्शन में यूनिटी नहीं थी, ठीक है। डीडीए वालों के कमांड और डायरेक्शन में यूनिटी नहीं थी। उन्होंने अपने सबॉर्डिनेशन एम्प्लॉय की सेंट्रलाइजेशन से चुगली कर दी, तो लोगों ने स्केलर चेन से बांधकर इक्विटी से मारने का ऑर्डर दिया। तो पर्सनल ने इनिशिएटिव करके स्पिरिट डिकॉप्स को बुला लिया। किसको, स्पिरिट डिकॉप्स को बुला लिया, ठीक है। ये क्या था, इसके अंदर आप देखोगे तो, ठीक है, यहाँ पे गलती थी हल्की सी। तो ये हम देखेंगे इसके अंदर, अगर मैं आपको दिखाने जाऊँ तो सारे के सारे पॉइंट कवर हो गए हैं। देखो कैसे, सबसे पहला पॉइंट क्या है, डी डी ए, डी फॉर डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा डी क्या है, डिसिप्लिन, ठीक है। ए क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी डीडीए। डीडीए की फुल फॉर्म, एक तरीके से हम दिल्ली में रहते तो यहाँ पे है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। हर एक सिटी की अपनी अथॉरिटी होती है ना, ऐसे दिल्ली के डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम क्या है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो हम शॉर्ट में उसे बोलते हैं डीडीए, ठीक है ना। तो डीडीए, ठीक है ना। डी फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, डी फॉर डिसिप्लिन, ए फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डीडीए के कमांड और डायरेक्शन में यूनिटी नहीं थी, यानी कि क्या, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना। फिर क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या आया, उन्होंने अपने सबॉर्डिनेशन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको यहाँ पे, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है ना। उन्होंने सबॉर्डिनेशन एम्प्लॉय के अंदर मैंने आपको क्या समझाया था, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पे हम प्रॉपर रेम्यूनरेशन दे रहे थे ना एम्प्लॉय को, ठीक है, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो सबॉर्डिनेशन एम्प्लॉय की सेंट्रलाइजेशन से चुगली कर दी। मैंने पॉइंट समझाया था आप लोगों को, क्या, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, चुगली कर दी। तो क्या किया उन्होंने, स्केलर चेन से बांधकर इक्विटी से मारने का ऑर्डर दिया। कौन सा पॉइंट कवर हो गया यहाँ पे, स्केलर चेन से बांधकर इक्विटी से मारने का ऑर्डर दिया, ये यानी ये तीनों पॉइंट खत्म हो गए, ठीक है ना। इक्विटी से मारने का ऑर्डर दिया। तो पर्सनल ने इनिशिएटिव करके स्पिरिट डिकॉप्स को बुला लिया। तो पर्सनल ने इनिशिएटिव करके स्पिरिट डिकॉप्स को बुला लिया, यानी कि यहाँ पे देखो क्या हो गया, पर्सनल ने, ठीक है ना, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव करके, यानी इनिशिएटिव वाला पॉइंट आ गया। किसको बुला लिया, स्पिरिट डे कॉप्स मतलब पुलिस वाले ना, तो यहाँ पे स्पिरिट डे कॉप्स है, ठीक है ना, उनको बुला लिया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, सारे के सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। डी पहला पॉइंट है, दूसरे डी से थर्ड पॉइंट आता है डिसिप्लिन वाला, और ए से अथॉरिटी आता है। इस तरीके से आपके क्या हो जाएंगे, 14 पॉइंट्स यहाँ पे कवर हैं। ओके बच्चों, ढंग से पढ़ लेना, अच्छे से रिवाइज करना। हैप्पी स्टडीज़, ठीक है। और प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू बच्चों।